जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज है 29 मार्च और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तीनों की तीनों ही इंडियन एक्सप्रेस में से हैं। तो दोस्तों, अगर मैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तीनों आर्टिकल्स जो आज डिस्कस करेंगे GS2 से ओरिएंटेड है। 2 आर्टिकल्स रहेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ओरिएंटेड, और एक आर्टिकल, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो सी राजा मोहन का हमेशा हर ट्यूसडे को इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आता है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस ओरिएंटेड है। तो ये हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एंड में दोस्तों 2 चीजें हैं। एक तो आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या होगा कि आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी। तो वो क्योंकि प्रीलिम्स पास में है तो एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और जो हमारा अगला रहेगा जो इनिशिएटिव, जो मेंस आंसर राइटिंग का है, तो उसमें जैसे 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्री ओरिएंटेड एक एक्सरसाइज होगी और एक मेंस ओरिएंटेड एक्सरसाइज होगी। हैविंग सेड दैट, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल, एन आंसर कॉल्ड CUET। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एक नया ये प्रपोजल है जो इंट्रोड्यूस करा गया है। देखिए अब होता क्या है, 12वीं क्लास में आज के टाइम पे 98-99% हर किसी बच्चे के आते हैं। अब उसके बाद बहुत मारामारी रहती है। अगर किसी बच्चे ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो इतनी हाई कट ऑफ जाती है, 99%, 99.5%। अब जब बच्चे के 98% आ गए हैं, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, उसके बावजूद भी उसको सीट नहीं मिलती है, तो वो 98-99% लेके आने का फ़ायदा ही क्या हुआ। पेरेंट्स का अलग से प्रेशर रहता है कि आप नंबर लेके आओ, नंबर लेके आओ। अब हम कितनी बार ये बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में भी कर चुके हैं कि जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी रह चुकी है इतने सालों से, वो बच्चों को प्रेशराइज करती है कि 10वीं 12वीं में आपने नंबर लेके आने हैं, मार्क्स लेके आने हैं। तो लेकिन इतने मार्क्स लेके आने का भी फायदा क्या है अगर आप उसके बावजूद भी आपको एडमिशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे यूजीसी ने एक रिफॉर्म एक प्रपोज किया है यहाँ पे कि क्यों ना हम एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन रखें जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और ये जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, इसका जो सिलेबस होगा ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यानी कि जो भी बच्चे ने 12वीं क्लास में पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में से, उसी में से सिलेबस आएगा इस एग्जामिनेशन का। चलो अब देखिए, ये एक जो सजेशन है बाय द यूजीसी गलत नहीं है, चलो अच्छी बात है। जहां तक टेक्निकल एग्जाम्स की बात करें, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, JEE की बात करें, तो ये जो टेक्निकल कोर्सेज हैं ये इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड है। चलो यहां पे भी ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये जो रिफॉर्म है, ये जो प्रपोजल है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, इसका जिक्र कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी करा गया था। पर्पस क्या है कि बच्चों को, देखिए इतने सारे नौजवान हैं, इतने सारे बच्चे हैं, वो 10वीं 12वीं में एग्जाम्स देते हैं, कितना प्रेशर होता है ना, कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर बना देते हैं, रिलेटिव्स बहुत प्रेशर बना देते हैं कि आपने परफॉर्म करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो कैसे उसके बावजूद भी आपको सीट नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी आपके 12वीं में इतने नंबर आ जाए, फिर भी आपको इतना कंपीट करना पड़ता है सीट लेने के लिए। तो अगर आपने BA करनी है, BCom करना है, तो भी कोई फायदा नहीं होता। तो कैसे इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है और कैसे बच्चों के ऊपर इतना टेंशन ना बने, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़े कि आपको इतने सारे एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन लिखने हैं। ठीक है, तो एक ही टेस्ट होगा, खास करके जो बच्चे जो नॉन मेडिकल और मेडिकल नहीं लेते हैं, यानी कि जो ह्यूमैनिटीज लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, उनके लिए बहुत ये अच्छा एक प्रपोजल माना गया कि ये एग्जाम देके वो अपने डिजायर्ड कॉलेज में, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, अगर वो इस एग्जामिनेशन की कट ऑफ जो भी होती है वो क्लियर कर सके, जो भी डेजिग्नेटेड कट ऑफ उस टाइम पे जाएगी। चलिए अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो इस आर्टिकल में ये तो चलो बातें यहां पे आ गई कि CUT का एक प्रपोजल किया गया है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस क्या हैं, क्या चैलेंजेस रहेंगे। देखिए बहुत लंबे अरसे से हम बात करते आ रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टाफिकेशन पे बहुत एम्फसाइज करता है। इंटरलिंकिंग जो अप्रोच होती है चीज़ों को पढ़ने की, उस पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता। वो अब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमको इंटरलिंकिंग अप्रोच का समझ आता है, लेकिन पहले नहीं इस बात की समझ आती थी। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में बच्चों को इस बात की समझ आए कि इंटरलिंकिंग करके पढ़ना कितना ज़रूरी है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट माइंड की करना कितना ज़रूरी है। लेकिन हम वही लिमिटेड बुक्स पढ़ते हैं, वही लिमिटेड दायरे में रहते हैं। ठीक है, प्रेशर बनता है, पेरेंट्स बहुत प्रेशर देते हैं, रिलेटिव्स बहुत प्रेशर देते हैं कि आपको परफॉर्म करना है, नंबर लेके आने हैं, इतने सारे दर्जन टेस्ट आपको देने होते हैं, वीकली टेस्ट, क्विजेज, ओलंपियाड्स। ठीक है, बहुत छोटी उम्र में बच्चे कोटा चले जाते हैं अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो अब यहां पे जो चिंता जताई गई है इस आर्टिकल में जो ऑथर ने, कि क्या ये जो टेस्ट है CUET, क्या ये एक एडिशनल बर्डन बन जाएगा इन द माइंड्स ऑफ द यंगस्टर्स। क्योंकि देखिए अब जैसे नीट का एग्जाम है या JEE का एग्जाम है, वो भी देखिए बहुत सारे बच्चे कितना बर्डन लेके उसकी तैयारी करते हैं, है ना, कितना छोटी उम्र में वो कोटा चले जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, कितना प्रेशराइज फील करते हैं। तो क्या ये जो एग्जाम है, क्या ये भी बच्चों के माइंड में स्ट्रेस और एंग्जाइटी और क्रिएट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक बात करी गई है कि ये जो एग्जाम है
तो यहां पे जो ऑथर है वो थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो एमसीक्यू सेंट्रिक अप्रोच रहती है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। अब देखिए, अब ये एमसीक्यू सेंट्रिक अप्रोच को तो हम भी समझ सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, देखिए जो भी आपने गवर्नमेंट एग्जाम देना हो अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी ऑल्सो, तो एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं। अब यहां पे ये बात कर रहे हैं कि जो एमसीक्यू सेंट्रिक अप्रोच जो है ये बच्चों की जो क्रिएटिव एबिलिटी है, जो इंटरप्रिटेटिव एबिलिटी है, उसको बहुत ब्लॉक करता है। कि चलो मान लो किसी आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। अब आपकी इंटरप्रिटेशन ये भी कह सकती है कि ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन वो भी सही हो सकता है, लेकिन बेशक सही ऑप्शन कुछ और हो। मान लीजिए अगर सही ऑप्शन A है लेकिन आपको लग रहा है कि C भी सही है, आपको लगता है कि B भी सही है। तो अब यहां पे बात ये कर रहे हैं कि हर एक चीज ऑब्जेक्टिव रखना क्या जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो इंटरप्रेट करने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और हर एक बच्चे की जो रैशनल, देखिए अब रैशनैलिटी की बात आती है, रैशनल अप्रोच की बात आती है, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात करते हैं, तो आर्गुमेंटेशन से ही हमारा टेम्परामेंट डेवलप होता है, रैशनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन एमसीक्यू की अप्रोच में, एमसीक्यू अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं जो एमसीक्यू सेंट्रिक है, तो वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप इस तरह की रैशनैलिटी डेवलप कर सके। ये बात देखिए, हर किसी के व्यूज है अपने, राइट, हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। तो उन्होंने, ये जो ऑथर है उन्होंने अपने यहां पे व्यूज रखे हैं कि ये जो टेस्ट है ये एमसीक्यू सेंट्रिक अगर है तो ये सही बात नहीं है। नाउ अब मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? मीनिंगफुल लर्निंग में सिर्फ एग्जाम्स नहीं आते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग में सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ना नहीं होता है, मीनिंगफुल लर्निंग में सिर्फ ये नहीं होता कि कैसे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को एग्जाम्स के लिए ऐसे तैयार करें जैसे कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हो बच्चे, ठीक है। तो जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो यहां पर एक और सवाल उठाया गया है, वो ये है कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो क्या सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों तक ही लिमिटेड होती है या उसके बियॉन्ड भी लर्निंग एग्जिस्ट करती है? यानी कि जो भी कार्यक्रम है, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई का हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स का हो, क्या सिर्फ वो लिमिटेड डोमेन में ही हमने लर्निंग करनी है कि उसके बियॉन्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये बात सजेशन दिया गया एंड में कि अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं तो वी हैव टू सी बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। अब देखिए, ये बहुत फिलोसफिकल सी बात है, ठीक है। अब इनका अपना व्यू है, ये बहुत फिलोसफिकल सी बात आ जाती है यहाँ पे कि वी हैव टू सी बियॉन्ड द सीयूईटी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये बात भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इतने सारे मार्क्स लेने के बावजूद भी बच्चों को सीट्स नहीं मिल पाती, इतनी मारामारी रहती है, कॉम्पिटिशन रहता है कट ऑफ्स का। तो अब लेट्स सी इन द टाइम्स टू कम, अब ये जो प्रपोजल रखा है सीयूईटी का कि कैसे ये रियली ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, बच्चों को कितना इससे ईज मिलता है, नहीं मिलता है, आने वाले टाइम में देखेंगे हम। चलिए, अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये एक्सप्लेन में आया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस इशू को लेकर चल रही है, जो बिल इंट्रोड्यूस करा है सरकार ने, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, ठीक है। अब ये जो बिल इंट्रोड्यूस करा गया है ये क्या करता है? ये पावर देता है पुलिस को कि कैसे जो पुलिस है, जो कन्विक्ट्स हैं, या चाहे वो अरेस्टेड हैं, चाहे वो ट्रायल स्टेज में है, कि कैसे उनके फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स को इकट्ठा किया जा सकता है। ये जो बिल है, तो ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बिल को बहुत अपोज किया है, ये कह के कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस को वायलेट करता है, तो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। ऑपोजिशन पार्टीज ने ये मुद्दा उठाया था पार्लियामेंट में। अब ये जो बिल है, ये बिल रिप्लेस करता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920। दोस्तों ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 था ना, यहां पे बायोलॉजिकल सैंपल्स की बात नहीं थी, यहां पे सिर्फ फिजिकल सैंपल्स की बात करी गई थी। उस टाइम पे, आज से 100 साल पहले, इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि बायोलॉजिकल सैंपल्स भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो फुटप्रिंट्स की बात करें, ठीक है, पाम प्रिंट्स की बात करें, वो तो 1920 के एक्ट में भी एग्जिस्ट करते थे। नई बात क्या हुई है? नई बात है कि बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट बिल है ये पुलिस को और कोर्ट्स को एम्पावर करेगा कि कैसे वो और स्ट्रिक्ट मेजर्स उठा सकते हैं, खास करके जो अभी व्यक्ति अंडर ट्रायल यानी कि ट्रायल स्टेज में है, अंडर ट्रायल स्टेज में है, या अगर आप कोई, अगर मान लीजिए सस्पेक्ट है, ठीक है, यानी कि पुलिस को शक है कि वो ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, लेट्स से एबीसी, कि वो इस पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व है, तो भी वो सस्पेक्ट है, यानी कि अभी उसके अगेंस्ट कोई ऐसे प्रूफ्स इकट्ठे नहीं करे गए हैं जो ये बात साबित कर सके कि वो वाकई में दोषी है या वाकई में गुनहगार है। लेकिन इस बिल के चलते पुलिस के पास पावर होगी कि कैसे किसी सस्पेक्ट के भी फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठे किए जा सकते हैं। इसी करके यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, वो थोड़ा इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे तो लोगों की प्राइवेसी वायलेट होगी, ठीक है। When there is a presumption, यानी कि जब assumption है, कि जब ऐसा लगता है कि शक है against a person कि क्या शायद he or she might commit any illegal act, यानी कि may commit any illegal act in the near future, तो ये जो बिल अभी इंट्रोड्यूस करा गया, इसका सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज बी ये कहता है कि यहां पे अगर आपको शक भी है पुलिस को, तो भी पुलिस के पास पावर है कि पुलिस चाहे तो ऐसे कदम उठा के उस पर्टिकुलर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स, आइरिस और रेटिना स्कैन्स कर सकते हैं। तो ये इसी बात की यहां पे थोड़ी चिंता प्रकट करी है।
हु डज द लॉ अप्लाई टू? तो यहां पे 3 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं। पहली कैटेगरी जो कन्विक्टेड है ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स, ये तो पहली बात होगी। दूसरा, जो कि देखिए जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हम अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे, अगली बार से ऐसा क्राइम नहीं करेंगे, लेकिन वो दोषी नहीं होते उस टाइम पे। तो अब यानी कि इस बिल के चलते जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी पास्ट में कोई क्राइम कमिट किया था, सजा काट चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने प्रॉमिस करा है पुलिस को कि भाई हम आगे से ऐसा कोई क्राइम नहीं करेंगे, हम अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे, तो उन्होंने अब अपनी इस बात की सिक्योरिटी दी है, ठीक है, इस बात का अपनी एक विल दिखाई है कि भाई हम आगे से इस तरह के कोई बुरे क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन इस बिल के चलते पुलिस जो है इन पर्टिकुलर व्यक्तियों का भी जो फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठा कर सकती है। और तीसरा, दोज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स और डिटेन्ड, यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आते हैं। अब यहां पे देखिए इसी बात करके बहुत एक कंसर्न उठाया गया है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर आप किसी को रख रहे हैं कि आपको फियर है, पुलिस को फियर है कि भी वो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर सकता है या कर सकती है, whosoever it the person might be, he or she, लेकिन अभी कोई ठोस प्रूफ नहीं है आपके पास, लेकिन उसी स्टेज पे जब आपको सस्पेक्ट है, उसी स्टेज पे जब आप फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल उसके इकट्ठा करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी वायलेशन की बात आ जाती है। और ये बिल ये कहता है कि ये जो पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है, ये जो रिपोजिटरी है फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स की, कौन रखेगा? एनसीआरबी, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। कितने सालों के लिए? 75 ईयर्स के लिए। अब इश्यूज इस बिल को लेके क्या रेस करे गए हैं? देखिए 2 इश्यूज मेन यहां पे रेस करे गए। एक तो है कि क्लैरिटी नहीं है और दूसरी बात है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इन कंटेक्स्ट टू दी केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट ऑफ 2017, जहां पे राइट टू प्राइवेसी की बात बहुत वेल एस्टैब्लिश करी गई थी। लैक ऑफ क्लैरिटी की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये कहता है कि भाई दिस प्रोवाइड्स फॉर कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स फॉर कन्विक्ट्स एंड अदर पर्संस, बट अदर पर्संस कौन है आप उसको डिफाइन करेंगे क्या? इस बिल में जो अदर पर्संस है, कन्विक्ट्स तो चलो ठीक है, जिनको आपने पुलिस ने कहा, कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई ये गुनहगार है, फाइन, लेकिन जो सस्पेक्ट है, ठीक है, जिनके ऊपर सस्पेशन है, तो सस्पेशन में और प्रूफ करने में कि वो एक्चुअल में दोषी हैं, गुनहगार हैं, उसमें तो बहुत फर्क होता है ना। तो अब ये अदर पर्सन कौन है ये डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, तो इसके चलते किसी को भी सस्पेक्ट कहा जा सकता है। अब यहां पे देखिए बहुत सारे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होते हैं जो कि सरकार के किसी कानून को लेके, सरकार की किसी नीति को लेके प्रोटेस्ट करते हैं, तो यहां पे तो ऐसे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट को भी उठा के उनके फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठे किए जा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी कितना मिसयूज किया जाता है यूआपा का या एनएसए एक्ट का, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पुलिस या कोर्ट्स ऐसा काम भी करना शुरू कर दे। तो इस बात की जो थोड़ी जो चिंता है वो ऑपोजिशन पार्टीज ने प्रकट करी है। ऑपोजिशन मेंबर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो बिल है वो अपने लेजिस्लेटिव एम्बिट के बियॉन्ड है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस को, विच इंक्लूड्स द राइट टू प्राइवेसी, को वायलेट करता है। नाउ ये जो प्रपोज्ड लॉ है इसको डिबेट किया जाएगा अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक फंडामेंटल राइट है दैट गारंटीज द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो यानी कि अगर आज पुलिस किसी को कहती है कि भाई आप दोषी हैं, हमको आप पे सस्पेक्ट है, आपको आप पे सस्पेशन है, लेट्स इस पर्सन का नाम एबीसी है, तो एबीसी को कहती है कि भाई हमको शक है आपके ऊपर कि आपने क्राइम कमिट करा है, लेकिन पुलिस उस व्यक्ति को, एबीसी को, प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दीजिए, ठीक है, कि आप अपने खिलाफ ही विटनेस बन जाइए, ठीक है। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये जो बिल है दिस ऑल्सो ब्रिंग्स द फोकस बैक ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स एंड द राइट टू बी फॉरगॉटन, क्योंकि ये जो बायोमेट्रिक डेटा है ये एनसीआरबी के पास रहेगा 75 ईयर्स के लिए। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? तो गवर्नमेंट कह सकती है दैट फाइन, ये जो प्रपोज्ड बिल है, देखिए दिस विल हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, तो फाइन, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन बिल का जो पर्पस है वो ये भी कहता है कि कैसे हम कन्विक्शन रेट को इंक्रीज कर सकें। देखिए अब ऐसे कन्विक्शन रेट को इंक्रीज करना ऑन द मेयर ग्राउंड्स ऑफ सस्पेशन, वो बात सही है कि नहीं, यहां पे ये बात हमारे सामने आती है। तो इफ दिस लॉ इज पास्ड एंड चैलेंज, द कोर्ट विल हैव टू लुक इनटू वेदर ये जो इंक्रीजिंग कन्विक्शन रेट है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स के साथ कंफ्लिक्ट में आ रहा है, जो सिटीजंस के फंडामेंटल राइट हैं, क्या उनके साथ कोलाइड कर रहा है। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट थी, जो केएस पुत्तुस्वामी वाली जजमेंट थी 2017 में, वहां पे राइट टू प्राइवेसी को एक एसेंशियल फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करा गया था। द जजमेंट मेड इट क्लियर कि कोई भी स्टेट एक्शन होगा तो वो 3-fold टेस्ट होता है। केएस पुत्तुस्वामी जजमेंट के चलते 3-fold टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था, तो वो 3-fold टेस्ट क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब द जजमेंट मेड इट वेरी क्लियर बैक इन 2017
किसी भी किस्म का स्टेट एक्शन जो होगा, इफ इट विल इन्फ्रिंज ऑन द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, दैट नीड्स टू बी बैक्ड बाय द लेजिस्लेशन। तो अब सरकार कह सकती है कि देखो जी लेजिस्लेशन तो हम लेके आ गए हैं, ये जो प्रपोज क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल है, लेकिन जजमेंट ने ये भी कहा था कि अगर आप कानून कोई ऐसा बनाते हैं तो ठीक है, आपने कानून बना दिया, लेकिन कानून जो है वहां पे किसी किस्म का कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। चलिए सो दोस्तों, आज का लास्ट एडिटोरियल है एट द सेंटर पोलैंड, ये सी राजा मोहन ने लिखा है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल यूरोप की। देखिए अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो भी यूरोप में टूर पे गए हुए हैं, ठीक है, नेटो मेंबर्स के साथ मिल रहे हैं, पोलैंड पे गए थे, बहुत सारे नेटो मेंबर्स को पोलैंड में मिले, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, रशिया यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही है उसके चलते काफी उन्होंने चिंता भी प्रकट करी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि कैसे हम यूक्रेन को और मदद दे सकते हैं, कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है सेंट्रल यूरोप की। देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल यूरोप है और ईस्टर्न यूरोप है, किसी जमाने में ये कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, ठीक है। यहां पे बात करेगी इस आर्टिकल में कि कैसे जो बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कैसे जो सेंट्रल यूरोप है आने वाले टाइम में एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। बिकॉज क्लियरली अगर हम यूरोपियन सिक्योरिटी की बात करते हैं, यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो जो वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स हैं, खास करके फ्रांस, खास करके यूके, बेल्जियम, दे ऑल हैव फेल्ड इन दिस प्रेजेंट क्राइसिस। अब यहां पे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल यूरोपियन देश है वो आने वाले समय में कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेंगे कि कैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो यूरोपियन यूनियन का है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। अब देखिए जो सेंट्रल यूरोपियन नेशंस हैं बहुत लंबे अरसे से दे हैव बीन व्यूड एज पेरिफेरल टू यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, तो दे हैव ऑलवेज बीन अंडर सब्जुगेशन वेदर फ्रॉम द वेस्ट और वेदर फ्रॉम द रशियंस। Central European peoples were forever at the mercy of more powerful neighbors to the east and to the west. East यानी कि USSR और west यानी कि UK, France and USA. The Russian war on Ukraine has now given the Central European states an unprecedented political role in shaping the region's future. तो पोलैंड में गए हैं जो बाइडेन, दैट इटसेल्फ शोज कि सेंट्रल यूरोप का रोल कितना क्रिटिकल होने वाला आने वाले समय के लिए, ठीक है। बहुत लंबे अरसे से अमेरिका के जो नेटो अफेयर्स थे दैट वाज डिपेंडेंट ऑन फ्रांस, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन जर्मनी, बट आने वाले समय में लगता है कि जो सेंट्रल यूरोपियन देश है, तो अगर हम सेंट्रल यूरोप की बात करें दोस्तों, तो जैसे हम बात करें पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तो मोस्टली नेटो की डिपेंडेंसी जर्मनी पे रही है। लेकिन अभी आने वाले समय में लगता है कि कैसे जो पोलैंड है दैट वुड बी द राइजिंग पावर इन द सेंट्रल यूरोपियन रीजन एंड इन द नेटो ब्लॉक एज वेल। एंड पोलैंड 1999 में नेटो का मेंबर बना था, तो 20 साल से ज्यादा हो चुके नेटो का मेंबर बने को पोलैंड को। तो पोलैंड की बात करें एपिसेंटर ऑफ पावर, तो किसी जमाने में जर्मनी वाज कंसिडर्ड टू बी द एपिसेंटर ऑफ द पावर। तो कोल्ड वॉर जो डिवाइड हुआ था, तो जर्मनी, आपको पता है कि जर्मनी के दो हाफ्स हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एक पर्टिकुलर हाफ जो था जर्मनी का, वेस्टर्न जर्मनी, वो वेस्टर्न अलाइज के पास था, ठीक है, यूएस यूके लेड अलाइज के पास था, और जो ईस्टर्न जर्मनी था वो सोवियत ऑक्यूपेशन के अंडर था, ठीक है। आज के टाइम पे लगता है कि जो पोलैंड है दैट विल ऑक्यूपाई द हॉट सीट। देखिए हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी ऐसे इमेजेस टीवी पे आती रहती है, कितने सारे लोग यूक्रेन छोड़ के भाग रहे हैं। तो वो आज जो रिफ्यूजी एक्सोडस हो रहा है यूक्रेन से, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? पोलैंड में जा रहे हैं। जो पोलैंड के लोग हैं वो बहुत वार्मली एम्ब्रेस कर रहे हैं यूक्रेनियंस को। और पोलैंड और यूक्रेन की अगर हम बात करें, सो दे हैव अ लॉन्ग एंड शेयर्ड हिस्ट्री विद द पीपल ऑफ यूक्रेन। द पोल्स हैव ओपन्ड देयर होम्स एंड हार्ट्स टू द पीपल ऑफ यूक्रेन। तो वॉर्सो यानी कि जो पोलैंड की राजधानी है, तो वॉर्सो इज ऑल्सो ईगर टू ट्रांसफर मोर एंड मोर एडवांस्ड वेपन्स लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट टू यूक्रेन, जो कि वो जो वेपन्स है सारे के सारे नेटो मेंबर सप्लाई कर रहे हैं पोलैंड को। पोलैंड ने बहुत लंबे अरसे से जर्मनी की इंटरफेरेंस को ऑब्जेक्ट करा है। पोलैंड बहुत लंबे समय से कहता आ रहा है कि रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को अमीर करने के लिए सबसे बड़ा हाथ तो जर्मनी का रह चुका है, कि जर्मनी कितना सारा ट्रेड करता है। 80-85 बिलियन डॉलर्स का तो ट्रेड जर्मनी का रशिया के साथ होता है। और रशिया के आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व्स भी, अभी हमने बात करी थी रशिया के बारे में कि चलो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रशिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं आज के टाइम में $650 बिलियन से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पोलैंड बार बार ये बात कह रहा है कि जर्मनी और फ्रांस की जो डिपेंडेंसी थी रशिया के ऊपर इतनी ज्यादा जो बनी हुई थी, खास करके नेचुरल गैस, जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के चलते जो नेचुरल गैस वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, जर्मनी और फ्रांस इंपोर्ट कर रहे थे, उसके चलते रशियन इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला है, ठीक है। पोलैंड का जो फेथ है यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में वो बिल्कुल भी नहीं है। पोलैंड ये कह रहा है कि भी जो वेस्टर्न यूरोपियन देश है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पोलैंड ये कह रहा है, पोलैंड अमेरिका को ही अपील कर रहा है कि नेटो को स्ट्रेंथन करने के लिए, नेटो को और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेके आने के लिए सेंट्रल यूरोप के ऊपर एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है।
तो अगर इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें, देखिए बहुत लंबे अरसे से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी टुवर्ड्स सेंट्रल यूरोप और इवन टुवर्ड्स यूक्रेन, दैट वाज टू द प्रिज्म ऑफ रशिया, कि भाई रशिया को नाराज नहीं करना, क्योंकि सेंट्रल यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं, ईस्टर्न यूरोप के जो बहुत सारे देश हैं, ये किसी जमाने में और आज के टाइम में भी रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते थे। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स दिस रीजन ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाई। लेकिन अभी हमको इस बात को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। अभी वी कैन नॉट अफोर्ड टू नेग्लेक्ट द सेंट्रल यूरोपियन रीजन, खासकर जो भी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा है। तो आने वाले समय में इंडिया को भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ेगी, चार्ट करनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रशिया के रिलेशंस इन सब देशों के साथ कैसे हैं, कैसे नहीं है। दीज कॉन्ट्रडिक्शंस विल नॉट ओनली शेप द आउटकम्स ऑफ द वॉर इन यूक्रेन बट ऑल्सो द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स। चलिए दोस्तों, एक प्रीवियस क्वेश्चन 2017 में आया था, इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया? ए, इंडियाज ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज विल enormously increase. B, India's relations with oil producing Arab countries will be strengthened. C, India will not depend on Pakistan for access to Afghanistan and Central Asia. या D, Pakistan will facilitate and protect the installation of a gas pipeline between Iraq and India. बहुत इजी क्वेश्चन है, 2017 के यूपीएससी के पेपर में आया था ये, तो आपने इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और जाने से पहले क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम एडिटोरियल्स, तो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इलैबोरेट ऑन द लिमिटेशंस ऑफ CUET. Full stop. Do you think CUET will be able to solve the high cutoffs dilemma faced by students and colleges alike? इसको 250 शब्दों में आप इसको कमेंट करिए। और दूसरा ऑप्शन है, Does the criminal procedure identification bill 2022, does this bill satisfies the KS Puttaswamy judgment's threefold test? इसको आप 150 शब्दों में कमेंट करिए। चलिए सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।